नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो सिंथेसिस पर आधारित है। मैंने इसके पहले सिंथेसिस का एक वीडियो जो कि सिंपल सेंटेंस पर आधारित था, उसको मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। यदि नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंथेसिस का मैंने एक जो चैप्टर जो सिंपल सेंटेंस पे था उसको मैंने बताया है। तो उसी के सिलसिले में मैं अपना अगला चैप्टर जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और किन किन विधियों का प्रयोग करके हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इन सब पे मैं आज विस्तृत में चर्चा करूँगा। और कम्प्लेक्स सेंटेंस को आरंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको हो। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने अमूल्य सुझाव से, अपने अमूल्य कमेंट से मुझे अवगत भी कराइएगा, ताकि मैं भविष्य में अपने वीडियो कंटेंट में और ज़्यादा सुधार कर सकूं। तो अब चलिए, अब मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो जो कि सिंथेसिस के कम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित है। यह सिंथेसिस का मेरा दूसरा वीडियो है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं शुरू से अंत तक नियमों के बारे में बताऊंगा। तो अगर कहीं भी मिस होता है तो आप मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बनाने के लिए और उसको पूरी तरह से उसका फंडा समझने के लिए आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ मेरा अपना वीडियो जो कि सिंथेसिस के कम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंथेसिस की परिभाषा बता दूँ। जैसा कि मैंने बताया था, सिंथेसिस क्या है? तो कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल वन इज कॉल्ड सिंथेसिस। Single one means it may be simple sentence, complex sentence, or compound sentence. We can describe a lot of examples in my previous videos. Now, in the same way, I will describe some examples which support how to make a complex sentence in this video. तो अब मैं वीडियो को आरंभ करता हूँ जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं परिभाषा भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि परिभाषा तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। यदि आप लोगों ने उस परिभाषा या डेफिनेशन को नहीं देखा है या नहीं सुना है तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। कम्प्लेक्स सेंटेंस इज द सेंटेंस विच हैव एट लीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको ही हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए, अब मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस का परिभाषा भी बता दिया है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की जो हमारी विधि होती है, हाउ टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यही मेरे वीडियो का आज विषय है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के तीन विधियां हैं। एक है बाय नाउन क्लॉज, सेकंड है बाय एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन बाय एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस बनाया था। सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधि मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको 8 मेथड बताए थे कि कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसको बनाने के केवल 3 मेथड है। एक नाउन क्लॉज से, एक एडजेक्टिव क्लॉज से और एक एडवर्ब क्लॉज से। क्लॉज, जैसा कि मैंने बताया था कि यह उपवाक्य होता है। यदि उपवाक्य जो होता है, क्लॉज जो होता है, यदि नाउन की तरह बिहेव करे तो नाउन क्लॉज होगा, यदि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और यदि एडवर्ब की तरह बिहेव करे तो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो नाउन क्लॉज सबके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो पहले हम नाउन क्लॉज के बारे में बताते हैं, ठीक है।
noun clause. Noun clause. The clause which is used in a sentence like a noun is called a noun clause. Noun clause. तो नाउन क्लॉज क्या होता है? जो किसी वाक्य में नाउन की तरह हो, नाउन की भांति हो, उसे ही नाउन क्लॉज कहते हैं। तो नाउन क्लॉज जो होता है, जैसा मैंने बताया था कि क्लॉज की स्टार्टिंग होता है किसी कंजंक्शन से होता है। यदि नाउन क्लॉज का अगर हमको पहचान करना है तो समझ लीजिए, नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विथ conjunctions like who, what, who, which, that, whom, whose, etc. तो अगर इन सब से अगर वाक्य का आरंभ होता है तो यानी कि वाक्य क्लास का आरंभ होता है तो वहाँ पे हम नाउन क्लॉज उसको कहेंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा। किसी वाक्य में नाउन क्लॉज होता है 5 तरह से कार्य करता है। तो अगर पांचों तरह को आप जान जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी सिंपल सेंटेंस से की सहायता से कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो नाउन क्लॉज की जो पहला प्रॉपर्टी है वह है, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इसका मतलब हुआ है कि नाउन क्लॉज जो होता है वह किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि अगर वो सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहाँ पे ये नाउन क्लॉज की पहली प्रॉपर्टी होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट वाक्य है, इसको हमको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इट इज सर्टेन। ठीक है, ये दो वाक्य है। अब इसको मुझे कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इट इज सर्टेन मतलब वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यह निश्चित है। तो अगर हमको सब्जेक्ट टू अ वर्ब करना होगा तो इसमें हमको नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन क्लॉज में जैसे जो कंजंक्शन आता है वहाँ से मैं उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा और वहाँ से वाक्य का मैं आरंभ करूँगा। तो इसका हो जाएगा दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज सर्टेन। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज ए नाउन क्लॉज। ठीक है, एनसी। तो ये नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिए यह इज के लिए सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये इज का सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब हो गया। यह नाउन क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब है। ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, he will come here, it is known to all। ठीक है, वह यहाँ आएगा यह सभी को पता है। तो इसको हम नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट टू वर्ब की तरह बनाएंगे, दैट he will come here is known to all। मतलब कि वह यहाँ आएगा यह सभी को पता है। दिस पोर्शन इज नाउन क्लॉज एंड दिस पोर्शन इज
प्रिंसिपल क्लच। यहाँ पे नाउन क्लच देखिए सब्जेक्ट टू वर्ब, यह इज के लिए सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए यह सब्जेक्ट टू वर्ब है। तो यह नाउन क्लच की पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब नाउन क्लच की मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करूंगा। मेरा जो नाउन क्लच की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है नाउन क्लच एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। जैसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब था, उसी प्रकार हम नाउन क्लच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, या वर्ब के किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही विल कम हेयर, एवरीबडी knows it, knows it, ठीक है। ही विल कम हेयर, एवरीबडी नोज इट, वह यहाँ आएगा, सभी लोग यह जानते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीबडी नोज दैट he will come here, come here। देखिए यहाँ एवरीबडी नोज जो होता है, दिस इज द प्रिंसिपल क्लच, एंड दैट से लेके हेयर तक दिस इज सबऑर्डिनेट क्लच, मीन्स नाउन क्लच। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्लच जो होता है यह नोज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लच एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो यहाँ पे नाउन क्लच जो होता है यह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ फैटफुल पर्सन, इट इज श्योर, मतलब कि वह एक फैटफुल पर्सन है, ठीक है, एक स्वामी भक्त है, स्वामी भक्त व्यक्ति है, यह निश्चित है। तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में बनाना होगा। इट इज श्योर दैट ही इज अ फैटफुल पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे इट इज अ श्योर, दिस इज अ प्रिंसिपल क्लच, एंड दैट ही अ फैटफुल पर्सन, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लच, मीन्स नाउन क्लच। यहाँ पे देखिए नाउन क्लच जो होता है यह श्योर के लिए किसी ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लच एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है यह किसी ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब यहाँ पे नाउन क्लच होता है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करता है। तो ये मेरे दो प्रॉपर्टी हो गए नाउन क्लच के। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। नाउन क्लच का जो थर्ड प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी है नाउन क्लच का, सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नाउन क्लच। तो अब यहाँ पे नाउन क्लच जो होता है वो किसी प्रीपोजिशन, ठीक है, के लिए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से देखें, जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है पे अटेंशन टू आई एम टेलिंग समथिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ है कि ध्यान दीजिए, मैं कुछ कह रहा हूँ,
ठीक है। तो इसका हम कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस प्रकार से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। इसका मतलब हो गया कि ध्यान दीजिए मैं क्या कहता हूँ। यहाँ देखिए टू जो है प्रीपोजिशन है, व्हाट आई से दिस इज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। और यहाँ टू क्या है, दिस इज प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो दिस इज द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एज नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्लॉज होता है, यह टू के लिए, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और एग्जाम्पल देखिए, आई टोल्ड डैड yesterday, you must rely on it। तो यहाँ पे देखिए दो वाक्य है, इसको सेपरेट है, इसको हम कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। आई टोल्ड डैट yesterday, मैंने वो उस मतलब बात को मैंने कल बताया था। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पे होगा You must rely on it. You must rely on what I told yesterday। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे on जो होता है दिस इज ए प्रीपोजिशन एंड दिस इज ए नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्लॉज जो होता है इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल जो थे इसमें हम देखते हैं नाउन क्लॉज जो होता है किसी मतलब प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया नाउन क्लॉज का। अब इसके बाद मैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करूंगा। नाउन क्लॉज का जो चौथी प्रॉपर्टी है वो देखिए, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। अब यह किसी वर्ब का पूरक की तरह कार्य करेगा। नाउन क्लॉज जो होता है किसी वर्ब की पूरक की तरह, कंप्लीमेंट की तरह कार्य करेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट वाक्य है, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, in the examinations। This result was his carelessness। तो राम परीक्षाओं में फेल हो गया है, यह परिणाम उसके केयरलेसनेस, उसके लापरवाही, यह परिणाम उसका लापरवाही था। तो यह परिणाम क्यों आया? क्योंकि वो केयरलेसनेस था। तो यहाँ पे देखिए हम नाउन क्लास का प्रयोग एक वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे उसका हो जाएगा द रीजन of Ram's failure in the examination was that he was केयरलेस। तो यहाँ पे देखिए द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर, मतलब राम की असफलता का कारण जो था एग्जामिनेशन में, राम के असफलता का कारण था कि वह केयरलेस था। यहाँ पे वाज है, यह देखिए, और ये डैट से जो वाक्य है मेरा
दिस इज ए नाउन क्लच। ठीक है, यहाँ ये वर्ब है, यहाँ नाउन क्लच है जो कि मतलब इस वर्ब का जो है वह कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, इसका कंप्लीमेंट है। तो यहाँ कंप्लीमेंट होने के कारण यहाँ पे नाउन क्लच का प्रयोग हम किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में किए हैं। ठीक है, तो ये मेरा चौथा प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद मैं पांचवें प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ जो नाउन क्लच का है। नाउन क्लच की जो पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, नाउन क्लच एज फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन टू अ नाउन। तो इसका नाउन क्लच का जो पांचवा जो उपयोग है, पांचवा जो प्रॉपर्टी है, वह किसी नाउन के लिए फ्रेज इन एपोजिशन की तरह कार्य करता है। तो अगर हम नाउन का मतलब नाउन क्लच का प्रयोग किसी नाउन के फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में भी करें तो भी हम कम्प्लेक्स सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर लिखिए, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। दिस न्यूज spread all over country like a wild fire। ठीक है, इसमें दो वाक्य देखिए, दो वाक्य है। गांधी जी जो एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे, यह समाचार पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह फैल गई, तो ये ग्रेट लीडर हैं। तो इसका हम कंबाइन करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको फ्रेज इन एपोजिशन बनाना होगा, नाउन क्लच को फ्रेज इन एपोजिशन बनाना होगा। तो इसका हो जाएगा द न्यूज, फिर फ्रेज इन एपोजिशन में कॉमा लगा के डैट गांधी जी was a great leader spread all over country like a wild fire। यहाँ पे देखिए दैट गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, यह दिस इज ए नाउन क्लच। तो यह नाउन क्लच जो होता है न्यूज़ के फ्रेज इन एपोजिशन है, कामा के बाद लगा है। तो यानी कि समाचार कि गांधी जी महान नेता है, ये मतलब पूरे मतलब कंट्री में, पूरी कंट्री में, पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। तो यहाँ से जो डैट वाला जो पोर्शन है, दिस इज ए नाउन क्लच एंड कामा, ये जो कामा है जो क्या है वह यह बताता है कि यह इसका फ्रेज इन एपोजिशन है, यानी कि यह ठीक है, यह इस न्यूज के बारे में और भी जानकारी और डिटेल जानकारी दे रहा है कि समाचार क्या है। समाचार है कि गांधी जी एक महान नेता थे, तो यह इसका फ्रेज इन एपोजिशन हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाउन क्लच का प्रयोग हम फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो यह जो था मैंने अभी जो आपको मैंने बताया, यह नाउन क्लच का 5 प्रॉपर्टी था, 5 गुण था, जिसकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब हम ये हमारा जो था वो नाउन क्लच का प्रयोग करके हमने बनाया। अब मैं एडजेक्टिव क्लच की बात करता हूँ। तो एडजेक्टिव क्लच की सहायता से भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखिए एडजेक्टिव क्लच कैसे होता है। तो बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लच
तो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम कंप्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें करना क्या है कि इसमें एक वाक्य को, जैसे सेंटेंस 2 या 2 से अधिक दिए जाते हैं, तो इसमें किसी सेंटेंस को हम एडजेक्टिव की तरह मतलब बना के, ठीक है, मतलब उसका क्लास बना के उसको एडजेक्टिव की तरह अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा कंप्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। कंप्लेक्स सेंटेंस बनने में केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रिंसिपल क्लास एक रखना है और एक सबऑर्डिनेट क्लास रखना है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कंप्लेक्स सेंटेंस है, अन्यथा नहीं है। तो अब एडजेक्टिव क्लास से हम कैसे बनाएंगे? तो एडजेक्टिव क्लास में पहले समझ लीजिए कि यूज क्या क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्लास के लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु, विच, दैट, ये सब आते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब में जैसे हो गया वेयर, व्हेन, ठीक है, वेयर एवर, विच नहीं, और वाट, ठीक है, वाट भी इसमें आता है प्रोनाउन में। और इसमें जैसे हो गया विच हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, वेयर एवर हो गया, वेन एवर हो गया, वेन एवर, इन सब का प्रयोग अगर होता है तो हम उसको रिलेटिव एडवर्ब करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में मैंने प्रोनाउन और एडवर्ब के मतलब जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको ये सब मिल जाएगा कि व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो अब मेरा यह मतलब है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम कैसे करके हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हुए किसी मतलब सेंटेंस का हम कंप्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा, तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। इतना बात ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव जो होता है तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो किसी चीज़ की अगर विशेषता बताने वाला क्लास हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास ही होगा। तो अब देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेपरेट वाक्य है, आई सॉ अ मैन, he was lying on the road। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, वह जो था वो सड़क पे सोया हुआ था। तो इसका हमको कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बनाएंगे कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो सड़क पे सोया हुआ था। कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ध्यान दीजिए। सिंपल सेंटेंस हमको नहीं बनाना है, तो हमको कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, उसमें हमको क्लास का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई सॉ अ मैन हु वाज लाइंग ऑन द रोड। तो इस प्रकार से हम देखिए हु से वाक्य का आरंभ करके, ठीक है, हम इसको एक क्लास बना लेते हैं। दिस इज सबऑर्डिनेट क्लास एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि यह मैन की विशेषता बता रहा है कि कैसा आदमी जो सड़क पे सोया हुआ था, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, आई विजिटेड a house, you lived in this house। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने घर देखा, तुम इस घर में रहते थे। तो यानी कि मैंने एक घर देखा जिसमें तुम रहते थे। तो इसको हम कंबाइन करेंगे, आई विजिटेड अ हाउस, ठीक है, आई विजिटेड अ हाउस वेयर यू लिव्ड, और जहाँ पे तुम रहते थे।
तो यहाँ पे वेयर से जो होगा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब जो कि घर की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये हाउस जो है तो ये घर की विशेषता बताता है कि कैसा घर जहाँ पे तुम रहते थे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये इस प्रकार से देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाए हैं। सब मोर एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण भी देखिए। सीता bought a pen. The pen was very beautiful. तो यार देखो, सीता ने एक पेन खरीदा, पेन जो था बहुत सुंदर था, तो इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा सीता बॉट अ पेन। ठीक है, यहाँ पे इसको बनाते थे विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर था। ठीक है, यहाँ पे देखिए विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि पेन की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरणों की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं अपना मतलब थर्ड मेथड बताने वाला हूँ, जो है कि एडवर्ब क्लॉज से हम कैसे बनाएंगे। तो इसको भी देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेरा थर्ड जो मेथड है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, तो अब हमें एडवर्ब क्लॉज की सहायता से मैं मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा। तो एडवर्ब क्लॉज में देखिए, यह एडवर्ब के जो प्रकार है उस पर निर्भर करता है। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी हिसाब से हम एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं उसको हम मतलब अलग अलग तरीके से एडवर्ब क्लॉज बनाते हुए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ये समय सूचक होता है। यह जो एडवर्ब होता है वो समय बताता है। तो टाइम में जैसे आ जाता है, जैसे आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, ठीक है, टिल आ सकता है, अनटिल आ सकता है, अनटिल, और वाइल भी आ सकता है। तो अगर जैसे ये सब चीज़ें आए, ठीक है, टाइम ये समय सूचक है। इसमें व्हेन भी आ सकता है, व्हेनेवर भी आ सकता है। तो ये सब टाइम सूचक है, समय सूचक है। तो ये समय सूचक कंजक्शन है, इनका प्रयोग हम टाइम को बताने के लिए करते हैं। तो जैसे अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, सेपरेट वाक्य है, नेहरू विजिटेड मेनी प्लेसेस, he was honored every occasion। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नेहरू जो है कई स्थानों पे मतलब उन्होंने गए और वे हर एक अवसर पे वो सम्मानित हुए। तो यहाँ पे समय है, तो यहाँ टाइम है, तो हो जाएगा whenever Nehru visited
many places, कॉमा लगा के he was honored। ठीक है, यहाँ पे एवरी ओकेजन समाप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ वे नेवर से मतलब है। तो जहाँ कहीं जब कभी भी नेहरू मतलब कई स्थानों पे गए तब वो सम्मानित हुए। तो ये टाइम है, समय सूचक है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दूसरा नंबर जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में ठीक है वेयर का प्रयोग होता है या वेयर एवर का प्रयोग हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही विजिटेड several places he was insulted everywhere। यहाँ पे देखिए वह कई स्थानों पे गया, वह हर स्थान पे वह इंसल्टेड अपमानित हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा whenever he visited several places। ठीक है, he was insulted everywhere। he was insulted, बस everywhere की जरूरत नहीं है क्योंकि whenever यहाँ लग गया। तो जब जब कभी वो कई स्थानों पर गया वह अपमानित ही हुआ। तो यानी कि यहाँ पे इस तरह से देखिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग कर मतलब कि हर समय यहाँ पे स्थान सूचक है, यहाँ पे एडवर्ब स्थान सूचक है। तो यहाँ पे स्थान के लिए हम वेयर या वेयर एवर का प्रयोग करके हम कंप्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे व्हेन एवर ही विजिटेड सेवरल प्लेसेस जो है यह एडवर्ब क्लॉज है और यह तो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, ये पीसी है और ये क्या है एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिए हम ये मेरा सेकंड मेथड था कि एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हम करते हुए ठीक है कैसे समय सूचक स्थानों का हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद तीसरा देखिए जो एडवर्ब का प्रकार है ठीक है वह है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, यानी शर्त प्रकट करने के लिए भी कुछ एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें प्रयोग करते हैं जैसे इफ का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं या इन केस का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट वाक्य है यू विल वर्क हार्ड, यू विल वर्क हार्ड, यू विल पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो कंडीशन है कि यदि कठिन परिश्रम तुम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इसका हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। ठीक है, तो इसके बाद ये तीसरा मेथड था। अब चौथा देखिए, चौथा मेथड है मेरा एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट मतलब इसमें क्या होता है
कि इसमें एक जैसे कंपेयर और कंट्रास्ट दो चीज़ें होती हैं। कंपेयर में तुलना होता है, ठीक है, और कंट्रास्ट में होता है कि दोनों में क्या महान अंतर होता है। तो अब देखिए कंट्रास्ट में क्या कहता है, जैसे आल्दो का प्रयोग होता है या दो का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, या इन स्पाइट आपका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो एटसेट्रा ये सभी चीज़ों का प्रयोग अगर हम करते हैं क्लास बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम एडवर्ब क्लास जो हमारा वह एडवर्ब आप कंट्रास्ट की तरह कार्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर। देखिए वो गरीब है, वह ईमानदार है। यहाँ देखिए पुअर होना, ऑनेस्ट होना, ये कंट्रास्ट की बात है, ठीक है। इसमें एक महान अंतर है, इनमें कोई समानता नहीं है। तो इसको हमेशा बनाएंगे आल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा के हम बना दिए हैं। तो आल्दो ही इज पुअर जो है ये सामान्य क्लास है, जो कि मतलब एडवर्ब क्लास की तरह कार्य करता है, एडवर्ब क्लास की तरह कार्य करता है, और दिस इज प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब क्लास जो होता है यह कंट्रास्ट को शो करता है। ये मेरा चौथा था। अब इसके बाद पांचवा जो है वो हमारा है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। तुलनात्मक एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं, या सो एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो या जैसा कि मैंने आपको डिग्री आप कंपैरिजन में मैंने बताया था, तो उस टाइप के वाक्य इसमें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज ऑनेस्ट, ठीक है, श्याम इज इक्वली ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए राम ईमानदार है, श्याम बराबर रूप से ईमानदार है। तो यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा राम इज एज ऑनेस्ट एज श्याम, ठीक है, श्याम इज। तो राम जो है उतना ही ईमानदार है जितना कि श्याम है। तो यहाँ पे देखिए यह है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ये तुलनात्मक एडवर्ब होता है। तो यह एडवर्ब का पांचवा प्रकार था। अब इसके बाद मैं एडवर्ब का छठवां प्रकार आपको बता रहा हूँ। ये छठवां लिखिए। तो छठवां जो मेरा प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन जो होता है ये कारण सूचक होता है। इसमें हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और एज का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। अगर इन सब का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, जो कि कारण को बताता है। जैसे राम could not succeed in the examinations. He did not work hard. ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कारण बता रहा है कि राम जो है मतलब परीक्षाओं में सफल नहीं हो सका, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, तो इसका कारण है। तो यहाँ हो जाएगा राम could not succeed in the examination because, यहाँ बिकॉज लगा देंगे, he did not work hard। ठीक है, तो इस टाइप का हम मतलब अगर प्रयोग करते हैं कारण सूचक होता है तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपना सातवां जो एडवर्ब का प्रकार है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। सातवां नंबर देखिए, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। तो इसमें हम करते हैं जैसे जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें हम सो का प्रयोग करते हैं, और जो मेरा दूसरा क्लास होता है उसमें हम डेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सर्वाधिक क्लास बोलते हैं। तो जैसे ये हम देखिए, ही वाज वेरी ओल्ड, ही कुड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, वह बहुत बुरा है, वह बहुत बुरा था, वह कठिन परिश्रम नहीं कर सका। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, यह रिजल्ट बताता है कि इसका परिणाम ये हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज, सो को वेरी को सो में चेंज कर देंगे, सो ओल्ड, फिर डैट ही कुड नॉट वर्क हार्ड। तो अगर इस टाइप का अगर हमको वाक्य बनाना हो तो हम उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। यह परिणाम सूचक होता है। यहाँ पे पहले क्लास जो प्रिंसिपल क्लास होता है वहाँ पे उसको सो से बनाते हैं, और सब आने क्लास को डैट से बनाते हैं। तो वह इतना बुरा था कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सका। तो इस टाइप के वाक्य हो गए। अब इसके बाद मैं 8वें नंबर पे आता हूँ। ठीक है, जो मेरा 8वां है वह है एडवर्ब ऑफ पर्पज। एडवर्ब ऑफ पर्पज। ठीक है, यानी कि यह उद्देश्य सूचक होता है, उद्देश्य बताता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सो डैट या इन ऑर्डर डैट का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ मे या माइट का प्रयोग करना होगा, मे या माइट का। और अगर हम ठीक है लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हमको शुड का प्रयोग करना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर उद्देश्य बताने के लिए सो डैट या इन ऑर्डर डैट का प्रयोग हम करते हैं तो उसको हम मे और माइट से बनाएंगे, और अगर लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो हमको शुड से बनाना होगा। यहाँ पर देखिए आई ड्रीव माई नाइफ, आई कट दिस एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य बता रहा है कि मैंने अपना चाकू निकाला और मैंने यह सेब काटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई ड्रीव माई नाइफ सो डैट आई, अब यहाँ माइट का प्रयोग कर दीजिए, आई माइट कट दिस एप्पल। यहाँ पे मैंने अपना चाकू निकाला ताकि मैं इस एप्पल को काट सकूँ। यहाँ सकूँ के लिए माइट का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के वाक्य जो होते हैं वह उद्देश्य सूचक होते हैं, पर्पज बताते हैं।
तो यह एडवर्ब ऑफ पर्पज हो गया, 8वां हो गया। अब इसके बाद मैं 9वां बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरा लास्ट प्रकार है एडवर्ब का। तो मेरा 9वां जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। तो यहाँ पे हमको क्या क्या लगाना है, हमको जैसे इस सब के लिए सो का प्रयोग कर सकते हैं, एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब का अगर हम प्रयोग करते हैं, सो हो गया, एस हो गया, सो फार एस, सो फार एस का प्रयोग हो सकता है। तो इन सब का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हो गया यू ट्रीटेड मी बैडली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई ट्रीटेड यू इन द सेम वे, सेम वे। यहाँ हो गया कि जैसे तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, आई ट्रीटेड इन द सेम वे, मैं वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तो यहाँ पे देखिए तरीका है, मैनर है कि उसी प्रकार, तो हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा आई ट्रीटेड यू एस यू ट्रीटेड मी, तो मतलब कि मैं वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा जैसा कि तुम मेरे साथ किए हो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ट्रीटेड हो जाएगा, ईडी लगा है क्योंकि पास्ट टेंस होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए, अगर इस टाइप का अगर वाक्य रहता है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बनाने के सारे मेथड मैंने आपको बता दिया। तो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन कर देता हूँ कि जैसे जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं वो 3 प्रकार से बनाते हैं, नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। तो नाउन क्लास में जो होता है, हम नाउन क्लास को 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे 5 प्रकार के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि पहला जैसे सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, और 5वां जो था कि केस इन एपोजिशन टू अ नाउन। तो इस 5 प्रकार से हम नाउन क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है कि उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से हम किसी मतलब दिए गए वाक्यों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, वह मतलब कि संबंध को बताता है, वो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से बताना हो, तो उस परिस्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होने लगता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया। और एक थर्ड मेथड जो मैं बताया था उसको आप मतलब एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके, तो एडवर्ब क्लास का प्रयोग जो होता है उसके लिए मैंने 9 विधियाँ बताया था। तो 9 विधियों में से आप मतलब जो विधि उपयुक्त हो उस विधि का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो जिसमें मैंने बताया था कि जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करके एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा हो गया था ठीक है, तीसरा हो गया था एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक है, ये 5 हो गए। और फिर हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ठीक है, 7 हो गए। और एडवर्ब ऑफ कंडीशन मतलब मैनर और एडवर्ब ऑफ पर्पज। तो ये 9 तरीके से मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सभी अब समाप्त हो जाता है, यहाँ पे चैप्टर मेरा समाप्त हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करिए और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे अवगत भी कराइए, ताकि मैं इस मतलब वीडियो को जो आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उसको मैं और भी बेहतर ढंग से, ठीक है, उसको मैं समझा सकूँ। और यदि आपको मेरा यह वीडियो वास्तव में पसंद आया हो और आपने अभी तक मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको हो जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस मैं आपसे अब विदा लेता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।